प्रिय छात्र छात्राओं, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने ब्रिटेन के संविधान में संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा करी। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, वो है प्रदत्त व्यवस्थापन। कि प्राचीन काल में जब सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था, तब प्रदत्त व्यवस्थापन जैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। विधानमंडल स्वयं के प्रतिनिधि कानून बनाते थे और विशेषज्ञ अधिकारी उनको लागू करते थे। तो विधानमंडल अपना काम करता था और प्रशासन अपना कार्य करता था। दोनों के बीच की जो अधिकार क्षेत्र थे वो बिल्कुल स्पष्ट थे। लेकिन जैसे जैसे आज शासन शक्तियाँ इतनी इस सीमा तक बढ़ गई हैं कि व्यवस्थापन का कार्य बहुत ही उसमें जटिलता का विस्तार हो गया है और संसद के पास में व्यवस्थापन संबंधी इतनी कार्य उसके पास में भार आ पड़ा है कि अब न तो उसके पास इतना समय है और न ही इतनी दक्षता है कि वो हर प्रकार के विधेयकों पर विचार कर सके और उन पर कानूनों का निर्माण कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवस्थापिका है वो सिर्फ कानूनों का खाका बनाती है और उस अस्थि पंजर पर कानूनों को रक्त मांस प्रदान करने का कार्य किसको पर छोड़ दिया जाता है? विभागों पर छोड़ दिया जाता है। और इसे ही हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। कि प्रदत्त व्यवस्थापन का क्या अर्थ है? कि विधि निर्माण संसद का कार्य है, जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ। लेकिन आज संसद के पास में कार्य इतने ज़्यादा हैं कि वो क्या करती है? सिर्फ कानूनों का निर्माण करती है और उन कानूनों की क्रियान्विति के लिए जो वास्तविक व्यवस्थाएं हैं, मोटी रूपरेखा तो कानून कौन बना देती है? संसद बना देती है। लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए जो जो आवश्यकताएं होती हैं उनको कौन करती है? ये विभाग तैयार करते हैं और इसी को हम प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। जैसे कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि उन आदेशों, नियमों और उपनियमों को जो संसद किसी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा जारी किए जाते हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन की श्रेणी में आते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन का ब्रिटेन में विकास कब हुआ? कि इंग्लैंड में 19वीं सदी में प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास हुआ। लेकिन हम ये मानते हैं कि 18वीं शताब्दी में भी प्रदत्त व्यवस्थापन की कुछ उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में प्रदत्त व्यवस्थापन धीरे धीरे वहाँ पर एक आवश्यक कार्य के रूप में स्थापित हो गया। कि विभिन्न और आज यदि हम देखते हैं कि आज संसदीय अधिनियमों की तुलना में प्रदत्त व्यवस्थापन से जो कानून पारित किए जाते हैं वो ज़्यादा संख्या में हमें दिखाई देते हैं बजाय संसद के द्वारा पारित कानूनों के। प्रदत्त व्यवस्थापन क्यों प्रदत्त व्यवस्थापन जो आज इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। कि प्रदत्त व्यवस्थापन समाजवादी और जन कल्याणकारी राज्य की आज आवश्यकता है और आज हम इससे बच नहीं सकते। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किसी देश में हैं तो प्रदत्त व्यवस्थापन को एक आवश्यकता के रूप में हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज प्रदत्त व्यवस्थापन के बढ़ने के बहुत सारे कारण हमें दिखाई देते हैं, जिसमें पहला कारण है संसद के पास समय का अभाव। कि लोक कल्याणकारी राज्य को सर्वाधिक कानूनों का निर्माण करना पड़ता है और संसद अपने कार्य के समय में कार्य दिवस बढ़ाकर कितनी वृद्धि कर ले, फिर भी व्यवस्थापन को उसे हस्तांतरित करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रदत्त व्यवस्थापन आज आवश्यक हो गया है। दूसरा, कानून की जटिलता का बढ़ना। कि प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? कि आजकल कानून निर्माण एक कठिन प्रक्रिया है। विज्ञान की इतनी उन्नति हो चुकी है, तकनीकी विकास इतना बढ़ चुका है, औद्योगिकरण आज हमें पूरे विश्व में दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में कानूनों की जटिलता भी बढ़ गई है और संसद के पास में इतनी योग्यता नहीं होती कि वो कानून की जटिलताओं को भली भांति समझ सके। इसलिए संसद कानून की रूपरेखा प्रस्तुत कर देती है और मंत्रिमंडल विशेषज्ञों की सहायता से कानून को क्या है? लागू करते हैं और आगे उसको लागू करके नए कानूनों का वो प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा नए नियम और उपनियम बनाते हैं। तीसरा कारण क्या है? कि कानून का लचीलापन। कि संसद द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं को लचीलापन प्रदान करने के लिए ही बहुत सारे छोटे छोटे कानून बनाया जाना आवश्यक होता है ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार उनको क्रियान्वित किया जा सके। यदि कार्यपालिका
कानूनों का निर्माण करती है तो आवश्यकता अनुसार उसमें, परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और अगला कारण है संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए। क्योंकि संकटकालीन परिस्थितियाँ प्रत्येक देश के सामने संकटकालीन परिस्थितियाँ आती है, ब्रिटेन के सामने भी कई बार आती हैं। तो ऐसी स्थिति में संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार को कई बार तुरंत कानूनों की आवश्यकता होती है, और यदि संसद का अधिवेशन उस समय नहीं चल रहा होता है तो तुरंत संसद का अधिवेशन बुलाना भी संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में पुराने किसी कानून में परिवर्तन करके या किसी अन्य कानून की किसी आदेश, नियम और उपनियम द्वारा पूर्ति करके इस तत्कालीन परिस्थिति का, इस संकटकालीन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये मात्र प्रदत्त व्यवस्थापन में ही संभव है। कि इस संबंध में ये कहा जाता है कि यदि संसद कार्य की शक्ति को हस्तांतरित नहीं करती तो उस स्तर का कानून वो नहीं बना पाएगी और उनको लागू नहीं कर पाएगी जिस स्तर की संसद से अपेक्षा की जाती है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कुछ लाभ भी हैं कि आज यदि हम ये मानते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन एक सार्वभौमिक तथ्य है और इसकी उपस्थिति हमें ब्रिटेन में दिखाई भी देती है कि 1952 में संसद द्वारा निर्मित कानूनों ने संविदा पुस्तिका पृष्ठ घेरे, जबकि प्रदत्त व्यवस्थापन के कुछ लाभ हमें दिखाई देते हैं। इसमें संसद का समय कम व्यय होता है, इसमें कानूनों को लचीलापन प्राप्त होता है, इसमें कानून निर्माण में विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की जा सकती है, इससे संकटकालीन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है, इससे प्रभावित हितों की चर्चा की जा सकती है, इससे आपातकाल, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार कानूनों में जब चाहे परिवर्तन किया जा सकता है। तो कई लोग प्रदत्त व्यवस्थापन की आलोचना भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा, उनका ये मानना है कि प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा संसद क्या है, अपनी सारी शक्ति खो चुकी है, इस पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदत्त व्यवस्थापन वास्तव में संसद के लिए एक चुनौती है, संसद की शक्ति के लिए। कार्यपालिका के हाथों में अत्यधिक शक्ति देना भी लोकतंत्र की दृष्टि से उचित नहीं है, इसलिए इस आधार पर प्रदत्त व्यवस्थापन की आलोचना की जाती है। इसकी आलोचना के कुछ बिंदु भी हैं, जैसे कार्यपालिका के हाथों में सत्ता केंद्रित हो जाती है, इससे यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के भी विपरीत है। शक्ति पृथक्करण में हम ये मानते हैं कि हर जो वो है उसका अपना अलग अलग अस्तित्व है, जबकि शक्ति पृथक्करण ये कहता है कि हर जो व्यवस्थापिका सरकार के जो तीनों अंग हैं, तीनों का अपना अपना काम है, लेकिन ये प्रदत्त व्यवस्थापन इस के प्रतिकूल है। महत्वपूर्ण कई बार ऐसा होता है कि नीति निर्माण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो प्रदत्त व्यवस्थापन के लिए दे दिए जाते हैं, जो कि एकदम अनुचित है। कभी कभी कर लगाने की शक्ति भी कार्यपालिका को दे दी जाती है, जो कि लोकतंत्र के प्रतिकूल है। कभी कभी प्रदत्त व्यवस्थापन न्यायालय के कानूनों की वैधता की जांच करने के जो अधिकार है उसको भी चुनौती देने लगता है। तो ऐसी स्थिति में कई ये मानते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन से वास्तव में जो सेवक है वो मालिक बनने का प्रयास करता है। लेकिन चाहे हम कितनी भी आलोचना कर लें, प्रदत्त व्यवस्थापन एक आवश्यक बुराई के रूप में पूरे विश्व में हमें दिखाई देता है। इसको हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं। जैसे कि प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रारूप बहुत सावधानी से हम बना सकते हैं, हम संसद बना सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों की जो स्वेच्छाकारी शक्तियां हैं उस पर कुछ सीमाएं लगाना चाहिए ताकि संसद की शक्ति का दुरुपयोग न हो सके। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय को भेजी जा सके ताकि न्यायालय निश्चित कर सकें कि अमुक अधिकारी ने अपने स्वविवेक की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है। इसके अतिरिक्त हम प्रदत्त व्यवस्थापन के दुरुपयोग के विरुद्ध एक और कार्य कर सकते हैं कि प्रशासनिक नियमों को संसद की जानकारी के लिए भेजा जाए। यदि संसद को इसकी जानकारी होगी तो वो उसको रोकने का प्रयास करेगी। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता और अनिवार्यता आज की मांग है, लेकिन कार्यपालिका पर संसद का समुचित नियंत्रण रहे, प्रशासनिक अधिकारी स्वेच्छाचारी न बने,
नागरिक स्वाधीनता सुरक्षित रहे। मंत्रियों की शक्ति समिति ने भी ये स्वीकार किया था कि प्रदत्त विधि निर्माण प्रक्रिया के बिना कार्य नहीं किया जा सकता। वास्तव में इस प्रणाली के आलोचक भी कहीं न कहीं इस आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इसलिए एक आवश्यक बुराई के रूप में प्रदत्त व्यवस्थापन होना चाहिए, लेकिन उस पर, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। धन्यवाद।